नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट 100। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना ने बड़ी कार्रवाई की है। काबुल ब्लास्ट के जवाब में अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में आईएसआईएस आतंकी के खिलाफ एयर स्ट्राइक की। बताया जा रहा है कि मानव रहित विमान से नांगरहार में आईएसआईएस के ठिकाने पर अमेरिकी सेना ने हवाई हमले किए। दावा है कि अमेरिकी सेना ने काबुल ब्लास्ट के साजिशकर्ता को ढेर कर दिया। एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट से लोगों को हटने के लिए कहा है। पेंटागन की ओर से दावा किया गया कि तय टारगेट को ध्वस्त कर दिया गया है। आईएसआईएस के ठिकाने पर ड्रोन अटैक किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6:25 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्मित परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम इस स्मारक में निर्मित संग्रहालय दीर्घायु का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन के दौरान परिसर को बेहतर बनाने के लिए सरकार की ओर से की गई कोशिशों को भी दिखाया जाएगा। इमारतों को दोबारा उपयोग में लाने के लिए 4 संग्रहालय दीर्घाएं निर्मित की गई। अप्रैल 1919 को घटित घटनाओं को दर्शाने के लिए एक साउंड एंड लाइट शो की व्यवस्था भी की गई है। इस परिसर में विकास से जुड़ी कई पहल की गई है। देश में कोरोना महामारी के खिलाफ तेज गति से वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। शुक्रवार को पहली बार देश में एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई। एक करोड़ से अधिक डोज का आंकड़ा पार कर देश ने इतिहास रच लिया। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताते हुए ट्वीट किया है कि रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ है। 1 करोड़ को पार करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। टीका लगवाने वालों और टीकाकरण अभियान को सफल बनाने वालों को बधाई। देश में अभी भी बड़ी संख्या में जानलेवा कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 46,759 नए मामले सामने आए। कोरोना से 509 लोगों की मौत हो गई, जबकि देश में पिछले 24 घंटों में 31,374 लोग ठीक भी हुए। अब एक्टिव केस बढ़कर 3,59,775 रह गए। देश में पिछले दिन कोरोना वैक्सीन की 90 लाख से ज्यादा डोज दी गई, जिसके बाद टीकाकरण का कुल आंकड़ा 62,29,89,134 पर पहुंच गया। प्रदेश में कोरोना के 21 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना से एक मरीज की मौत हो चुकी। उधर गुरुग्राम में 24 घंटे में 5 नए मामले सामने आए हैं। फरीदाबाद, सिरसा और रोहतक में एक मामले की पुष्टि हुई है। प्रदेश के 15 जिलों में कोई नया मामला नहीं मिला। हरियाणा में कुल मरीजों का आंकड़ा 7,70,432 पहुंच गया, जबकि कोरोना से प्रदेश में कुल 9,672 मरीजों की मौत हुई। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट 98.66% है। करनाल के बस्ताड़ा टोल पर पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया। इस दौरान कई किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि किसान बीजेपी के कार्यक्रम का विरोध करने पहुंचे थे। किसानों की ओर से बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ को काले झंडे भी दिखाए गए थे। गौरतलब है कि करनाल में बीजेपी की विशेष बैठक के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन किया। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर किसान नेता गुलाम चडूनी का बयान सामने आया। चडूनी ने किसानों से अपने नजदीक लगते टोल प्लाजा और रोड जाम करने का अनुरोध किया। प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई सेवा डायल 112 इन दिनों लोगों को खूब राहत आ रही है। डायल 112 पर कार्यरत पुलिस कर्मचारी भी अपनी बेहतरीन सेवाओं को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सोनीपत के मुरथल थाना क्षेत्र में कार्यरत डायल 112 के 3 पुलिस कर्मचारी ईएसआई जयपन सिंह, सिपाही विकास और सिपाही गगनदीप को सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि तीनों पुलिस कर्मचारी लोगों की शिकायत पर मात्र 15 मिनट में पहुंचकर निदान करने में सक्षम रहे। तीनों जवानों ने कई मामलों में अपनी बहादुरी का भी परिचय दिया। ईएसआई जयपन सिंह और दोनों पुलिस कर्मचारियों ने बताया कि 24 घंटे की ड्यूटी के लिए उनकी तैनाती रहती है। अपनी तरफ से वो बेहतरीन काम करने की कोशिश करते हैं। नगर निगम में काम करने वाले ठेका कर्मचारियों के पीएफ में गड़बड़ झाला सामने आया। बता दें कि 1.5 साल से कर्मचारी अपने पीएफ के पैसे के लिए चक्कर काट रहे हैं।
लेकिन अभी तक कर्मचारियों को पीएफ का पैसा नहीं मिला। कर्मचारियों ने अधिकारियों और ठेकेदार पर मिलीभगत से कर्मचारियों की फाइल गायब करने का आरोप लगाया। कर्मचारियों ने कहा कि उनके पीएफ के साथ गोलमाल किया और पिछले लंबे समय से पीएफ का रिकॉर्ड भी तैयार किया गया। बावजूद इसके ठेकेदार पीएफ की फाइल गुम होने की बात कहता है। इसी को लेकर कर्मचारी इकट्ठा होकर सोनीपत नगर निगम के ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कमिश्नर के कार्यालय के सामने पहुंचे और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। फतेहाबाद के बनगांव के पास शनिवार सुबह अचानक सिरसा में मेजर नहर टूट गई, जिससे किसानों की सैकड़ों एकड़ फसलों में पानी घुस गया। इलाके में नरमा और कपास की ज्यादा बिजाई होने के चलते नरमा कपास के खेतों में पानी भर गया। किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है। मौके पर सिंचाई विभाग ने मामले की सूचना सिंचाई विभाग को दी गई। किसानों की ओर से अपने स्तर पर भी नहर को बंद करने का काम शुरू किया गया। प्रदेश में खेलो हरियाणा गेम्स का आगाज हो चुका है। इस दौरान गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के कोच नसीम अहमद राज्य स्तरीय खेल हरियाणा प्रतियोगिता में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश के 22 जिलों से आए खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया और खेल भावना से ओतप्रोत किया। इस दौरान गोल्डन कोच नसीम अहमद ने कहा कि जैसा टैलेंट हिंदुस्तान में है, कहीं और नहीं है। नांगल चौधरी के सिरोही बहाली गांव में नेशनल हाईवे 148B पर बने टोल प्लाजा पर सड़क के किनारे रात को ट्रकों का जमावड़ा देखने को मिलता है, जिसके चलते आसपास के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बीते दिनों ट्रकों के चलते लगे जाम का लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था, लेकिन अनुबंधित कंपनी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। देर रात स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देख अनुबंधित कंपनी के कर्मी भी रोड खुलवाते नजर आए। यमुनानगर एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने 300 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को रिमांड पर भेज दिया गया। पकड़ी गई स्मैक की कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि उन्हें गुप्त सूचना के बाद छापेमारी कर साहिल उर्फ चूजा को 300 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधिकारी का कहना है कि 2021 में अब तक नशा तस्करी के 74 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि यमुनानगर को नशा मुक्त करना उनका उद्देश्य है। मोबाइल टावर लगाने का झांसा देकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से 7 मोबाइल फोन के साथ 11 फर्जी सिम कार्ड और 2 ATM भी बरामद किए गए। आरोपी शख्स से 1,12,000 रुपए आरोपी ने एक शख्स से ठगे थे। पुलिस ने आरोपी के पास से 80,000 रुपए बरामद कर लिए। बताया जा रहा है कि आरोपी हर 6 से 7 महीने में अपना ठिकाना बदल लेता था। दरअसल ठगी करने वाले आरोपी के पास टावर लगाने की कॉल आई थी, लेकिन इसी को जरिया बनाकर आरोपी ठगी करने लगा। झज्जर के दुबलगन गांव के खेतों में एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान गांव के अनिल नामक शख्स के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर झज्जर के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि मृतक के परिवार को बेवजह परेशान किया जा रहा है। मृतक के शव को रोहतक PGI रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जहां डॉक्टर की छुट्टी है। पानीपत के गेस्ट हाउस में एक युवक के खुदकुशी का मामला सामने आया है।
बताया जा रहा है कि युवक ने अपनी सास के साथ गेस्ट हाउस में कमरा किराए पर लिया था। युवक की मौत से गेस्ट हाउस में हड़कंप मच गया। कमरे में मौजूद युवक की सास से पुलिस पूछताछ कर रही है। दामाद की मौत के बाद सास कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। सोनीपत के नेशनल हाईवे नंबर 44 पर उस वक्त एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जब दिल्ली से 7 दोस्त एक कार पर सवार होकर मुरथल के ढाबे पर पराठा खाने जा रहे थे। बालगढ़ फ्लाईओवर के पास कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 2 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 5 दोस्त गंभीर रूप से जख्मी हो गए। निजी अस्पताल में इन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मृतक दोनों दोस्त दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 3 के रहने वाले थे। दोनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में पुलिस ने भेज दिया और मामले की जांच जारी। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से पहले सिरसा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने अभी से ही बंदोबस्त करने शुरू कर दिए। नागरिक अस्पताल के डिप्टी सीएमओ ने बताया कि अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ा दी गई। साथ ही नागरिक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट भी शुरू कर दिया गया। सिरसा में बच्चों के 16 अस्पतालों में बच्चों के लिए 300 बेड आरक्षित किए गए हैं। कहा गया है विशेषज्ञों के मुताबिक सितंबर के अंत और अक्टूबर की शुरुआत में तीसरी वेव आ सकती है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने खरीफ फसल खरीद की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 25 सितंबर से खरीद शुरू होने जा रही है। फसल खरीद के लिए मंडियों में आने वाले किसी भी किसान को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फसल खरीद में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी सीएम ने बताया कि राज्य सरकार इस बार धान फसल की खरीद 25 सितंबर से शुरू करेगी। ये खरीद का काम 15 नवंबर तक चलेगा। बाजरा, मक्का, मूंग आदि फसल की खरीद 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होगी। किसान आंदोलन को 9 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन कृषि कानूनों पर किसी तरह का हल न निकलने पर किसानों ने 26 और 27 अगस्त के लिए अधिवेशन बुलाया था। अधिवेशन में कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को तेज किया। दूसरे दिन के अधिवेशन के बाद किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बताया कि अधिवेशन में आंदोलन की धार देने की रणनीति बनाई गई। अधिवेशन में तय किया गया कि 25 सितंबर को फिर से बंद बुलाया जाएगा, लेकिन पहले 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में बड़ी रैली कर मिशन यूपी का ऐलान करेंगे। सिरसा की सब्जी मंडी में किसान नेताओं ने आड़तियों को 31 अगस्त को होने वाली राकेश टिकैत की जनसभा का निमंत्रण दिया। पहुंचने पर सब्जी मंडी के आड़तियों ने जोरदार स्वागत किया। भारतीय किसान एकता के प्रदेश अध्यक्ष ने राकेश टिकैत बाबा नानक का 13-13 यादगारी दवाखाना का शुभारंभ करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दवाखाने में नो प्रॉफिट नो लॉस पर दवाइयां मिलेंगी, हर व्यक्ति के लिए हितकारी होगी। उन्होंने सब्जी मंडी के आड़तियों से बढ़ चढ़कर पहुंचने का आह्वान किया। साथ ही किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। सिरसा में लोग कोरोना को लेकर लापरवाह नजर आ रहे हैं। सिरसा के रेलवे स्टेशन में ज्यादातर लोग बिना मास्क के घूमते देखे गए। जब रेलवे पुलिस से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कई बार अपील की, लोग सुनते ही नहीं। रेलवे पुलिस ने कहा कि लोगों से हम लगातार कोविड नियमों की पालना के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो बात मान लेते हैं। कई ऐसे हैं जो चालान करवा कर ही रुकते हैं। हिसार का पाबड़ा गांव भी बिजली की समस्या से जूझ रहा है। अधिकारियों के चक्कर लगाने के बावजूद केवल आश्वासन मिलने से परेशान ग्रामीणों ने हिसार एसपी कार्यालय के बाहर धरना दे दिया। कह रहे गांव वाले कि गांव में न तो पूरी बिजली आती है, पूरे दिन में कुछ ही घंटे बिजली दे रहे हैं ये लोग। इसके अलावा ग्रामीणों ने बिजली कर्मचारियों पर आरोप लगाए कि गांव के ट्रांसफार्मर पर दबाव अधिक है। बावजूद इसके एक ट्रांसफार्मर ही गांव को दिया गया। बारिश होने के बाद सोना की दमदमा झील में सैलानियों की संख्या में इजाफा दिखा। पर्यटक यहां आकर हसीन नजारे के साथ एडवेंचर कैंप का भी लुत्फ उठा रहे हैं। सैलानियों के लिए पर्यटन विभाग द्वारा ठहरने, खाने पीने, घूमने की सुविधा मुहैया कराई गई। पर्यटन विभाग द्वारा जहां टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स खोला गया जिसमें सैलानियों के खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था है, वहीं इस जगह की खूबसूरती देखते बनती है। फतेहाबाद की मरला कॉलोनी में देर शाम एक मकान को लेकर कुछ युवकों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान मकान के कागज को लेकर खड़ी 2-3 महिलाएं और उनके परिजन की युवकों के साथ काफी देर तक बहस हुई। बाद में पुलिस आई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 युवकों को हिरासत में ले लिया, थाने ले गई, जबकि 2-3 युवक मौके से फरार हो गए।
कॉलोनी की एक बुजुर्ग महिला ने अपने 3-4 रिश्तेदारों के नाम अपना मकान किया हुआ है। इसी मकान में किराए पर रहने वाली महिला ने कुछ युवकों के दम पर मकान पर कब्जा कर लिया, जिसे लेकर बीते रोज देर शाम तक कॉलोनी में हंगामा दिखा। रोहतक के जिंदारान गांव के रहने वाले सुखीराम ने आरोप लगाया है कि बेटे ने 5 एकड़ जमीन कागजात पर धोखे से दस्तखत करवा उनकी जमीन हड़प ली, फिर उन्हें बीच राह राम भरोसे छोड़कर भाग गया। सुखीराम ने कहा कि जब वो बेटियों के भरोसे दिन काट रहे थे, उसी दौरान उनकी पत्नी की मौत हो गई। उसे भी कंधा देने के लिए बेटा विनोद नहीं पहुंचा, यहाँ तक कि अपनी मृत मां के शव को घर में भी नहीं रखने दिया। अब वो समाज तथा सरकार के सामने न्याय दिलाने की गुहार कर 7 दिन पहले गांव दरियापुर के पास एक युवक की हत्या के मामले में एक व्यक्ति का संदिग्ध वीडियो सामने आया है। वीडियो को जारी करके पुलिस ने आम लोगों से संदिग्ध के बारे में खबर दिए जाने की अपील की है। कहा है, कोई पहचान ले तो बताइए। दरअसल पुलिस आशंकित है कि सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे इस युवक का किसी न किसी रूप में रोहित हत्याकांड से कनेक्शन हो सकता है। डीएसपी राहुल देव शर्मा ने बताया कि पूर्व जिले के गांव लोहट और दरियापुर के पास हथियारबंद बदमाशों ने रोहित नाम के एक युवक पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर उसकी हत्या की थी। आरोपियों तक पहुंचने के लिए जिला पुलिस की 4 टीमें अलग अलग ढंग से काम कर रही हैं। जहां हत्या की गई थी उसी के आसपास की 17 जगहों की पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली है। कालावाली अंकुर प्रजापति के हत्याकांड मामले में सिरसा पुलिस कप्तान ने एसआईटी बनाकर जांच के आदेश दिए। कालावाली थाना को भी 3 दिन बाद रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए हैं। 8 महीने पहले अंकुर प्रजापति की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उसके परिवार को पुलिस द्वारा प्रोटेक्शन भी दिया गया, लेकिन 8 महीने बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अब तो प्रोटेक्शन भी हटा लिया गया। परिवार के सदस्यों ने कालावाली से कांग्रेस के विधायक शीशपाल कैरवाला से मुलाकात की और इंसाफ की गुहार लगाई है। विधायक ने परिवार को आश्वासन दिया है कि वो परिवार के साथ है। रोहतक की विजयनगर कॉलोनी में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार के 4 सदस्यों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। 3 की मौके पर मौत हुई। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। वारदात को अंजाम देने के बाद अज्ञात बदमाश वहां से फरार हो गए। गोलियों की आवाज सुनकर पड़ोसी और स्थानीय लोग इकट्ठा हुए, पुलिस को खबर दिया गया। जानकारी मिली तो एसपी राहुल शर्मा, डीएसपी शिवाजी कॉलोनी और थाना पुलिस सहित मौके पर पुलिस बल भारी तादाद में पहुंचा। मौके पर एफएसएल यूनिट को भी बुलाया गया साक्ष्य जुटाने के लिए। घायल को उपचार के लिए पीजीआई रोहतक भिजवाया गया। पलवल में एक महिला को जहर देकर मारने का मामला सामने आया है। मृतक महिला के भाई की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस ने मृतका के पति सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मृतक महिला के भाई ने बताया कि शादी के बाद उनके साथ मारपीट होती थी। घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। 24 अगस्त की रात को आरती के साथ मारपीट कर जबरदस्ती जहर पिलाकर मार दिया। फतेहाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी की 6 बाइक बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी हरियाणा और पंजाब में कई जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि चोरी की अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सकता है। फतेहाबाद के भूया में चोरों ने एक रात में 5 दुकानों के ताले तोड़कर सारे सामान पर और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। घटना के बाद दुकानदारों में रोष देखने को मिल रहा है। दुकानदारों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंचकुला के मोनी रोड पर संदिग्ध हालत में एक युवती सड़क किनारे लहूलुहान पाई गई। घायल युवती को पंचकुला के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि सड़क किनारे एक युवती घायल पड़ी है। पुलिस मौके पर पहुंची, युवती को अस्पताल में भर्ती कराया। किसी अज्ञात ऑटो चालक द्वारा युवती को सड़क किनारे फेंका गया था, ऐसी खबर मिली है। फिलहाल पुलिस आसपास के सभी सीसीटीवी खंगाल रही है और ऑटो चालकों से भी पूछताछ कर रही है। भिवानी के जाटुलवाड़ी गांव के पास रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक बस और ट्रॉली की भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत, दर्जनों घायल हुए।
बताया जा रहा है कि यह हादसा बस द्वारा ओवरटेकिंग के दौरान हुआ। हादसे के बाद घटना स्थल पर कोहरा मच गया। आसपास के लोगों ने घायलों को भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल पहुंचाया, जहां घायलों का उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 25 लोगों को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त अस्पताल पहुंचे। पिहोवा के अरुणाए मोड़ पर सरकारी स्कूल के पास बाइक और टेम्पो में टक्कर हुई। बाइक पर सवार 3 वर्षीय बच्चे की मौके पर मौत हुई, 2 लोग घायल। टक्कर की आवाज सुनते स्कूल के अंदर मौजूद टीचर बाहर आए। इनमें से एक टीचर ने इंसानियत का परिचय देते हुए तुरंत एक गाड़ी को रुकवाकर घायलों को अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टर्स ने बच्चे को तो मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना की खबर पाकर पुलिस की टीम निजी हॉस्पिटल पहुंची और जांच शुरू कर दी। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी भावना पटेल ने इतिहास रच दिया। उन्होंने महिला सिंगल्स क्लास 4 सेमीफाइनल मुकाबले में चीन की जांग मियाओ को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका मुकाबला स्वर्ण पदक के लिए दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी से होगा। इससे पहले शुक्रवार को भावना ने क्वार्टर फाइनल में सर्बिया के खिलाड़ी बोर्सिलावा पेरिच रांकोविच को 17 मिनट तक चले मुकाबले में हराया था। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।